अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि और इस कोर्स के हवाले से बात की थी कि हम इस कोर्स में किस पर्सपेक्टिव से लेके चलेंगे। तो ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों, क्या और कैसे। जैसा मैंने प्रीवियसली आपको बताया गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो चीज़ों पर, जब हम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, तो मेजरली दो चीज़ें हमारे पास होती हैं कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। लेकिन एक और एस्पेक्ट भी हमने इजाफा किया है। याद रखिएगा, इंजीनियरिंग होगी कब, क्यों की जाएगी, तो ये वाई का क्वेश्चन है। तो एक चीज़ ध्यान में रहे कि जो भी प्रोडक्ट बनाई जाती है उसके पीछे उसकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम डेवलप करते हैं तो उसके पीछे उसकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन हम इस डेवलप सॉफ्टवेयर में देंगे। तो मिसाल के तौर पर कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, कोई भी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम हो, या कोई भी हार्डवेयर एम्बेडेड सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम अगर हम इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं उस पर, तो हमारे पास उसके पीछे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाई का आंसर है। ये जो टर्म लिखी हुई है ना, वाई, तो ये वाई का मतलब है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्यों बनाएंगे हम सॉफ्टवेयर को। देन उसका बाद हमारे पास दूसरा एजेंडा है मॉडलिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फंक्शनल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन, कि हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को दो तरीक़ों से तोड़ेंगे, एक उसके फंक्शनल एस्पेक्ट से और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन उसकी करेंगे। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रोसेस मॉडल इम्प्लीमेंट होगा। रीयूज़ हम करेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स को, फ्रेमवर्क्स को। देन उसके बाद अपने कंक्लूजन की तरफ आएंगे। वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो पहले पॉइंट पे इन्होंने एक रिसर्च के हवाले से एक पॉइंट लिखा हुआ है। ये कंट्रोलर जर्नल की एक रिसर्च है, उस पर उन्होंने बात की है कि 9 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टोटलिंग 9 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टोटलिंग 96.7 मिलियन वेयर द मनी वेंट, के 9 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे इतने मिलियन जो है वो बने हैं, खर्च हुए हैं। अब उसको इस एक ग्राफ में डिकम्पोज किया हुआ है, बताने की कोशिश की है कि डिलीवर्ड यानी 45% तो ऐसा हुआ है कि सॉफ्टवेयर हमने डिलीवर तो कर दिया, बट हम 45% उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाए हैं, सक्सेसफुली यूज़ नहीं कर पाए। 30% हमने पे तो कर दिया सॉफ्टवेयर के लिए, बट नॉट डिलीवर्ड, यानी 30% जो है वो उसमें डिलीवर्ड नहीं था। 20% यूज़ वर्क एक्सटेंसिव रीवर्क बट लेटर अबंडेंट, कि हमारे पास 20% ऐसे मामला थे कि हमें रीवर्क करना पड़ा, लेकिन बाद में जाकर हमें अंदाज़ा हुआ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हमने उसको कैंसिल कर दिया, हम उस पर काम नहीं कर पाए। रीयूजेबल रीवर्क 3% होता है और यूज़ एज अ डिलीवर सिर्फ 2% किया जाता है। ये पूरी एक डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बताई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से। आगे जाके क्या कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है जिसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू द पीसेस। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है, और प्रॉब्लम किस नेचर की है, किस टाइप की है। एनालिसिस में याद रखिएगा हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सबसे पहले टारगेट करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, अब उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से देंगे। उस प्रॉब्लम को हम पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं कि प्रियोरिटी वाइज, कि सबसे पहले हमें ये काम ठीक करना चाहिए, फिर उसके बाद ये काम करेंगे, फिर उसके बाद ये काम करेंगे। सिंथेसिस में
क्या कह रहे हैं कि पुट द पीसेस टुगेदर इनटू अ लार्ज स्ट्रक्चर, और फिर जो हमने प्रॉब्लम के पीसेस की हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी यूज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में हम सबसे पहले क्या बात करते हैं कि टेक्निक्स क्या इस्तेमाल होंगी, क्या मेथड फॉलो होंगे, क्या प्रोसीजर हम फॉलो अप करेंगे जिससे हम एक रिजल्ट पे जाएं। यानी फॉर्मल प्रोसीजर फॉर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट यूजिंग द सम वेल डिफाइंड नोटेशन। कुछ फॉर्मल प्रोसीजर हैं कि जिसमें हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे कि एक्चुअल में वो मेथड्स क्या होंगे जो हम फॉलो करेंगे, मेथड के अंदर क्या मेथोडोलॉजीज हम इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअल में टेक्निक क्या इस्तेमाल करेंगे कि मेथड के अंदर हम किस अप्रोच से चलेंगे, किस फिलोसफिकल अप्रोच से चलेंगे, हम मेथोडोलॉजीज में डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद टूल्स कौन से यूज़ होंगे, कुछ जो है लो लेवल टूल्स होंगे, कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल होंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम बेस्ड टूल्स होंगे। तो ये सारे डेवलपमेंट में का हिस्सा हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is a collection of technique, methodologies and tool that help with the production of। एक कलेक्शन ऑफ टेक्निक है, कलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजीज है, कलेक्शन ऑफ टूल्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, जिससे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जिनको फॉलो अप करके हमें एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर मिलता है। जो हमने बजट तय किया होता है उसी बजट पे मिलना चाहिए, और जो हमने टाइम स्लॉट दिया हुआ होता है उसी टाइम स्लॉट पे हमें मिलना चाहिए। विल चेंज वाइल चेंजेस अकर, चाहे वो उसमें कितनी भी चेंजेस आए, लेकिन जो हमने बजट एस्टिमेट किया है, जो हमने डेडलाइन एस्टिमेट किया है, उसी हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर की डिलीवरी होनी चाहिए। ये बेस्ट डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कि जिसमें कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स आ जाती है, मेथोडोलॉजीज एंड टूल्स को देखते हुए हम काम करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, विद इन द बजट और विद इन द डेडलाइन होना चाहिए। साइंटिस्ट वर्सेस इंजीनियर, एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट में क्या फ़र्क है। कंप्यूटर साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंटिस्ट में कहा जा रहा है कि भाई प्रूव द थ्योरम अबाउट एल्गोरिथम, डिज़ाइन लैंग्वेज, डिफाइन नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स। सो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होता है वो थ्योरम्स को प्रूव करता है, जो एल्गोरिथम लिखे हुए होते हैं यानी एल्गोरिथम प्रपोज करता है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो लैंग्वेज डिज़ाइन करता है, नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन देता है कि क्या नॉलेज हम इस्तेमाल करेंगे। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स हैज़ इनफाइनाइट टाइम्स। और जबकि इंजीनियर कौन होगा, डेवलप अ सॉल्यूशन फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर अ क्लाइंट। इंजीनियर हर वो बंदा होगा जो क्लाइंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब मिसाल के तौर पर कि अगर घर में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सैनिटरी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सेवरेज प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसी स्पेसिफिक बंदे को ही टारगेट करते हैं जो उसकी डोमेन नॉलेज रखता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम एक ऐसे बंदे को अप्रोच करेंगे जो इस काम में करता हो। यानी हम किसी प्लम्बर को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ठीक करवाने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि उसका वो एरिया ही नहीं है। तो इंजीनियर कौन होगा, बंदा जो क्लाइंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यूजेस कंप्यूटर एंड लैंग्वेज टूल टेक्निक। जो लैंग्वेज जो टूल कंप्यूटर साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं, जो एल्गोरिथम उसने प्रपोज किए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, एक इंजीनियर करेगा। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होगा, जो वर्क इन द मल्टीपल एप्लीकेशन डोमेन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो जावा पे भी काम कर रहा होगा, वो सी शार्प पे भी काम कर रहा होगा, वो मोबाइल एप्लीकेशन डोमेन पे भी काम कर रहा होगा, वो वेब एप्लीकेशन डोमेन पे भी काम कर रहा होगा। हैज़ ओनली 3 months while changes occur in the requirement and available technology। उसके बाद सिर्फ 3 मंथ हैं, उसमें आप जो भी रिक्वायरमेंट की चेंजेस हैं वो करवाएं अगर आ रही हैं, और अवेलेबल टेक्नोलॉजी में भी कोई अगर चेंजेस करवानी है। इट इज़ नॉट देयर समथिंग मोर फंडामेंटल अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, कुछ फैक्टर हैं जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम देखते हैं, जो कि सबसे पहले है कॉम्प्लेक्सिटी। द सिस्टम इज सो कॉम्प्लेक्स दैट नो सिंगल प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड इट एनी मोर। सॉफ्टवेयर अगर इतना कॉम्प्लेक्स है तो एक प्रोग्रामर के बस की तो बात नहीं है कि वो उसको समझ सके। द इंट्रोडक्शन ऑफ वन बग फिक्स कॉज अनदर बग, एक बग फिक्स करते हैं तो दूसरे बग्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो बग्स का आना भी एक कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से होता है। सॉफ्टवेयर जितना कॉम्प्लेक्स होगा मसले मसाइल उतने ही आएंगे। दूसरा है चेंज, यानी कहने का मकसद ये है क्वालिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होगा जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी और उस कॉम्प्लेक्सिटी को टेक ओवर भी हम करेंगे। यानी चेंजेस की अगर हम बात करें, द एंट्रोपी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्रीज विथ ईच चेंज। ईच चेंज इम्प्लीमेंट चेंज erodes the structure of the system, which make next changes even more expensive. Second law of software dynamics. चेंजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इन्होंने पहली लाइन में लिखा है, एंट्रोपी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्रीज विद ईच चेंज। सॉफ्टवेयर सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज ही तब होगी जब उसमें चेंजेस आएंगे। Each implement change erode the structure of the system which make the next change even more expensive. और हर चेंज दूसरी चेंज से क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। चेंज ऑफ द सॉफ्टवेयर एक मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इरिटेटिव एंड मोस्ट पेनफुल प्रोसेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म में, लाइफ में, या यूँ कह सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वर्ल्ड कि चेंज अगर हम जितना पहले, पेरी बोयम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिस पर 60% कंट्रीब्यूशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उसने अपने इंडस्ट्रियल मैट्रिक्स में भी एक बात लिखी है कि सॉफ्टवेयर में आने वाले चेंजेस को अगर हम SDLC के अर्ली फेज में अगर टेक ओवर कर लें तो कम से कम कॉस्ट आएगी, कम से कम एफर्ट आएगी, बजाय इसके कि हम गलत रिक्वायरमेंट्स को लेकर नए आगे की तरफ बढ़ जाएं। तो बाद में जाके कोड होने के बाद या डिज़ाइन बनने के बाद अगर हम चेंजेस करेंगे तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हमारा सिस्टम चले जाएगा, तो जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट में नहीं आता। एज टाइम गोज ऑन द कॉस्ट इम्प्लीमेंट अ चेंज विल टू बी हाई। तो ये जो सेकंड पॉइंट जो चेंज का इन्होंने लिखा हुआ है उसमें मैंने इसी बात को टारगेट किया है बैरी बोयम के रेफरेंस से कि अगर हम जितना चेंज अर्ली स्टेज पे कर लेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपेंसिव हो जाए। एंड द सिस्टम विल देन बी अनेबल टू सपोर्ट इट्स इंटेंडेड टास्क। दिस इज ट्रू of all system independent of their application domain and technological based। complex server connection की इन्होंने एक मिसाल दी है कि इसी तरीके से जितनी सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होगा उतने ही हमारे पास एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी और उतने ही लोग भी ज़्यादा लगेंगे और उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगेगा। कॉम्प्लेक्स मैसेज फ्लो, ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की इन्होंने बात की है। डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्सिटी, एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, हियरार्किकल। तो कहने का मकसद ये है कि जितना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होगा वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, कॉस्टली होगा, उसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम एक साथ तो इस सिस्टम को नहीं ले सकते, तो हमें उस सिस्टम को पहले एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बताना है कि इस सिस्टम में होगा क्या, उसको डिकम्पोज करना है और फिर उसकी हियरार्की बतानी होती है इस तरीके से। मॉडल आर यूज्ड टू प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्शन। हम सबसे पहले जब एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं तो हमें मॉडल्स बताने पड़ते हैं, कौन कौन से मॉडल्स इस्तेमाल हो गए। इनहेरिटेंस, ह्यूमन लिमिटेशन टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटी, 7 + -2 phenomena, chunking the group of collection of objective, ignoring unessential detail। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि
हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं, चंक्स बनाते हैं उसके बाद, और फिर उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो एसेंशियल नहीं है। सिस्टम मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, व्हाट डज देयर रेफर टू, कि हम किसको रेफर कर रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट एंड हाउ दे आर रिलेटेड, कि ऑब्जेक्टिव क्या हैं और ये कैसे रिलेटेड हैं इस मॉडल से। फंक्शनल मॉडल में व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, के सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होंगे, हाउ द डाटा फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम, डाटा किस तरीके से फ्लो करेगा। डायनामिक मॉडल में हम किस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, हाउ डज द सिस्टम रिएक्ट टू द एक्सटर्नल इवेंट, सिस्टम एक्सटर्नल इवेंट पर कैसा रिएक्ट करेगा, हाउ इज द इवेंट फ्लो इन द सिस्टम, इवेंट का फ्लो सिस्टम में क्या होगा, यानी इन यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हम बनाते हैं। इसी तरीके से टास्क मॉडल क्या होंगे, पर्ट चार्ट, स्केजुलिंग, ऑर्गेनिक चार्ट, यानी पर्ट चार्ट में व्हाट आर द डिपेंडेंसी बिटवीन द टास्क, स्केजुअल में हाउ कैन दिस बी डन विद इन द टाइम लिमिट, और चार्ट में आर द रोल इन द प्रोजेक्ट और द ऑर्गेनाइजेशन। इन क्वेश्चंस को हम टास्क मॉडल में टेक ओवर करते हैं। इशूज मॉडल, व्हाट आर द ओपन एंड क्लोज इशूज, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट वर प्रपोज्ड बाय द क्लाइंट, क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी क्लाइंट की वजह की तरफ से कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, व्हाट रेजोल्यूशन वर मेड, उसका रीसोल्यूशन हम क्या देंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द स्टॉक ऑफ एक्सचेंज लिस्ट मैनी कंपनीज, ईच कंपनी आइडेंटिफाई बाय द टिकर सिंबल। एनालिसिस फेज रिजल्ट, स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट कंपनी टिकर सिस्टम विथ यूएमएल क्लास डायग्राम की अगर हम बात करें, वेयर इज द डिज़ाइन देन, अगर हमारे पास इसका डिज़ाइन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन फेस रिजल्ट इन कोड, जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, एनालिसिस में हम देते हैं एक डिज़ाइन व्यू यूज़ केस हो गया, यूएमएल बेस हो गया। इम्प्लीमेंटेशन में हम कोडिंग करते हैं। अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट अ लिटिल कोड एज पॉसिबल, और एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़मानत क्या है कि वो कम से कम लाइन ऑफ कोड पर कोडिंग करे। एग्जाम्पल एंड इशूज, क्लेलियो एंड कर्च, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कर्च, द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, व्हाई एस्ट्रोलॉजी सेज। गैलीलियो क्या कहता है, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, व्हाई कॉपरनिकस सेज सो, आल्सो जुपिटर मून रोटेट अराउंड द जुपिटर। ये इश्यूज हैं डिफरेंट एस्ट्रोनॉमर्स की तरफ से। कर्च कुछ और बात कहता है, गैलीलियो कुछ और बात करता है अपने अपने हिसाब से। फिर मॉडलिंग की इशू क्या होते हैं जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इसीलिए एक फ़िलासफ़र ने कहा कि भाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स क्या है, अर्थ है। किसी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजर से कि भाई सन है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये इसने कहा। इसी तरीके से चेंजेस विल डिस्टर्ब द पीपल, जो भी हमारे पास मॉडलिंग में चेंजेस आएंगी वो लोगों के लिए जो है वो मुश्किल का बायस होती हैं। जुपिटर मून रोटेट अराउंड द, फिर आगे जाके इस फिलॉसफी में चेंज आया कि भाई जुपिटर एंड मून रोटेट अराउंड द जुपिटर, नॉट अराउंड द अर्थ। मून जो है जो जुपिटर के अराउंड रोटेट कर रहा है बजाय के अर्थ के। रेजोल्यूशन, दोबारा रेजोल्यूशन प्रपोज हुआ, फिर उसके बाद कहा गया कि भाई ये वाली स्टेटमेंट गलत थी। फिर दोबारा 1998 में एक फिलॉसफी पेश की गई कि कर्ट डिक्लेयर द प्रपोजल 1 वाज रॉन्ग, कि प्रपोजल 1 जो था कर्च का वो रॉन्ग था।
तो कहने का मकसद ये है कि जब भी मॉडलिंग में इश्यूज आते हैं वो फ़िलासफ़ी चेंज होती रहती हैं और लोगों के लिए नुकसान का बाइस बनती हैं। डिकम्पोजिशन, अ टेक्निक यूज टू मास्टर कॉम्प्लेक्सिटी, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। डिकम्पोजिशन में हम प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट चंक्स में, एक मास्टर कॉम्प्लेक्सिटी को। कुछ फंक्शनल डिकम्पोजिशन हम करते हैं कि द सिस्टम डिकम्पोज इनटू द मॉड्यूल। अगर हम एक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें उसको मॉड्यूल वाइज हम डिकम्पोज कर देते हैं। ईच मॉड्यूल इज़ अ मेजर प्रोसेसिंग सिस्टम। हर मॉड्यूल में एक पूरा प्रोसेस चलता है। मॉड्यूल कैन बी डिकम्पोज इनटू स्मॉलर, और एक मॉड्यूल को भी हम फर्दर मॉड्यूल में डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन की बात करें, सिस्टम इज़ डिकम्पोज इनटू द क्लासेस। पूरे सिस्टम को हम क्लासेस में डिकम्पोज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही बेस करता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे। ईच क्लास इज द मेजर एब्स्ट्रैक्शन इन द एप्लीकेशन डोमेन, और हर क्लास की एक मेजर रोल होता है एप्लीकेशन डोमेन में। क्लासेस कैन बी डिकम्पोज इनटू स्मॉलर। अब एक क्लास को भी हम डिकम्पोज कर देते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस। विच डिकम्पोजिशन इज राइट वन। अब बात आ जाती है कि इनमें से कौन सी डिकम्पोजिशन जो है वो सही है। तो फंक्शनल डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो कैसे होती है कि सिस्टम फंक्शन देखे जाते हैं, इनपुट रीड किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसको, उसके बाद यानी उसको कोई कोई प्रोसेस किया जाता है इनपुट पर, और फिर आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। इनपुट दिया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोज किया जाता है, दैन उसके बाद उस स्पेसिफिक इनपुट का आउटपुट दिया जाता है, फिर मज़ीद इनपुट दिया जाता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, फिर आउटपुट। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस चलता रहता है। टॉप लेवल फंक्शन, लेवल 1 फंक्शन, लेवल 2 फंक्शन और मशीन इंस्ट्रक्शन तक चलता है। इज दिस अबाउट द रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन। तो फंक्शनलिटी इज स्प्रेड ऑल ओवर द सिस्टम। मेंटेनर must understand the whole system to make a single change to the system। मेंटेनर्स को पता होना चाहिए कि भाई पूरा सिस्टम क्या बना हुआ है, अगर उसमें कोई भी चेंज आता है तो वो इजीली काउंटर हो सके। कोड आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि भाई कोड जो है वो सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल हो रही है उसको समझने के लिए। कोड दैट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉसिबल टू मेंटेन। आपने प्रोसीजरल एस्पेक्ट से कर दिया कोड को तो उसको चेंज करने में मसले मसाइल आ रहे हैं। यूज़र इंटरफेस इज़ ऑफन ऑकवर्ड एंड नॉन इंट्यूटिव। यूज़र इंटरफेस उसका सही नहीं है। तो एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑटो शेप। ऑटो शेप में क्या था कि माउस क्लिक, चेंज, देन ड्रॉ। फिर चेंज में हम चेंज रेक्टेंगल, चेंज ओवर, चेंज सर्कल। ड्रॉ में ड्रॉ रेक्टेंगल ओवर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन क्या है, क्लास आइडेंटिफिकेशन इज क्रूशियल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। क्लास के आइडेंटिफिकेशन। बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, वी कैन फाइंड द क्लासेस फॉर अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम, वी कॉल दिस greenfield engineering। We can identify the classes in the existing system, we call this re-engineering। We can create a class based interface to any system, we call this interface engineering। Why can we do this, philosophy, science, experimental evidence। कोई हमें मिलता है, क्यों हम इन 3 पॉइंट को अस्यूम करें, क्या ये हमें कोई फिलॉसफी मिलती है या कोई एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ है इसका या नहीं। व्हाट आर द लिमिटेशन, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द सिस्टम डिफरेंट ऑब्जेक्ट माइट बी फाउंड। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द सिस्टम। तो फिर यहाँ पर बात की है मॉडल ऑफ द एस्किमो। एस्किमो साइज, ड्रेस, स्माइल, स्लीप। एस्किमो कौन है,
बंदा है उसका साइज़ क्या है, उसका ड्रेस क्या है। इसी तरीके से एस्किमो के शूज़ हैं, कोट हैं, अगर हम बात करें तो ये एसोसिएटेड हैं, यानी एस्किमो जो है वो शूज़ भी वेयर करेगा, कोट भी वेयर करेगा। शूज़ का साइज़ क्या होगा, शूज़ का कलर क्या होगा, टाइप क्या होगी, कोट का साइज़ कलर टाइप क्या होगी। तो देखा जाए तो ये एक क्लास को डिकम्पोज कर दिया दो अलग अलग क्लासेस में। फंक्शनलिटी क्या है, दोनों की सेम है। कोट को भी वेयर किया जाएगा और करेगा एस्किमो, और शूज़ को भी एस्किमो वेयर करेगा। इज़ दिस अ गुड मॉडल? तो क्या ये आपके हिसाब से एक अच्छा मॉडल है? अगर देखा जाए आइटरेटिव मॉडलिंग देन लीड टू, आइटरेटिव मॉडल किस तरीके से लीड करेगा? एस्किमो लीव इन केव, लाइटनिंग इंटरलीव, एस्किमो एंट्रेंस वाइंड होल और मेन एंट्रेंस। वाइंड होल से अगर इंटर होगा तो उसका डायमीटर क्या होगा, मेन एंट्रेंस से अगर इंटर होगा तो उसका साइज़ क्या होगा। एस्किमो अगर बाहर जाएगा तो टेम्परेचर, लाइट, सीजन और बाकी जो उसकी फंक्शनलिटी होगी। तो कहने का मकसद ये है, ये क्लास है, ये उसके एट्रीब्यूट हैं और ये उसकी फंक्शनलिटी है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तीसरा सेक्शन में, एस्किमो अगर केव लाइटनिंग कर रहा है तो उसके फंक्शन क्या होंगे, या तो वो इंटर होगा या लीव होगा। इसी तरीके से अगर वो बाहर जाएगा तो उसका क्या फंक्शन होगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा या हंटिंग करेगा। बट इज दिस द राइट मॉडल? ऑल्टरनेटिव मॉडल, द हेड ऑफ द एन इंडियन इंडियन हेयर, ड्रेस, स्माइल, स्लीप, ये उसके फंक्शन होंगे। फेस, नोज, स्माइल, क्लोज आइज ये एसोसिएट होंगे। एयर, साइज, लिसन, एयर से वो सुनेगा, ये इसकी फंक्शनलिटी होगी। फेस की अगर हम बात करें तो क्लोज आइज, स्माइल इसके फंक्शनलिटीज़ होंगी। माउथ की अगर हम बात करेंगे तो माउथ का एट्रीब्यूट क्या होंगे, नंबर ऑफ टीथ, साइज। इसी तरीके से माउथ की फंक्शनलिटी ओपन और स्पीक्स। इज दिस द गुड मॉडल? हिरार्की की अगर हम बात करेंगे तो हिरार्की में दो इम्पॉर्टेंट हिरार्की होती हैं, पार्ट ऑफ हिरार्की और इस काइंड ऑफ हिरार्की। कंप्यूटर यानी आईओ डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कैशे, एएलयू, प्रोग्राम काउंटर इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। इस काइंड ऑफ हिरार्की में क्या आएगा, सेल, मस्कुलर सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ये सारे क्या हैं, काइंड ऑफ दी सेल्स हैं। यानी मस्कुलर सेल भी एक सेल है, ब्लड सेल भी सेल है, नर्व सेल भी सेल है। मस्कुलर सेल की अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट एंड स्मूथ, ब्लड सेल की बात करें रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। इसी तरीके से नर्व सेल की बात करें तो कॉर्टिकल एंड पैरामिडल सेल। सो वेयर आर वी राइट? इन सारी मॉडलिंग के बाद हम किस स्टेज पर हैं? 3 ways टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी को 3 चीज़ों पर डील किया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, हिरार्की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन इज द गुड methodology, unfortunately depending on the purpose of the software system, different object can be found, or how can we do it right? Many different possibilities. Our current approach start with the description, functionality, use case model. हम किस तरीके से सही ट्रैक पे चलेंगे कि हमें सबसे पहले डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखनी चाहिए, उसके बाद फंक्शनलिटी का पता होना चाहिए, हम एक यूज़ केस ड्रॉ करेंगे, एक रियलिज्म जो भी हमने रिक्वायरमेंट गैदर की उसको रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे बाय यूजिंग यूज़ केस। देन उसके बाद फिर कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्लास आगे जाके हमारे पास आगे और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होती है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।